भाग 1। श्रमिक अधिकारों के मसीहा। समय। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम बाबा साहेब के उस रूप की चर्चा करेंगे जिसे इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं मिली, जिसका वह हकदार था। हम अक्सर उन्हें केवल एक जाति विरोधी योद्धा के रूप में देखते हैं, लेकिन सच ये है कि आज भारत का हर दफ्तर और हर फैक्ट्री बाबा साहेब के विजन पर चलती है। सोचिए, अगर आज आप 8 घंटे की शिफ्ट करके घर लौट पा रहे हैं, तो इसके पीछे बाबा साहेब का संघर्ष है। 1942 से पहले भारत में मजदूरों को 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। उन्होंने इसे कानूनन 8 घंटे करवाया। 1:30 बजे, 3:30 महिलाओं और कर्मचारियों के लिए अधिकार, मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी बेनिफिट। बाबा साहेब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये समझा कि कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सवेतन छुट्टी मिलनी चाहिए। उन्होंने ही मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की नींव रखी। अन्य लाभ, कर्मचारी राज्य बीमा इसी, प्रोविडेंट फंड पीएफ, और न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेज जैसे शब्द आज हम सुनते हैं, लेकिन इनकी शुरुआत बाबा साहेब ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के श्रम सदस्य रहते हुए की थी। उनका मानना था कि मजदूरों का भी अपना स्वाभिमान होता है। उन्होंने ट्रेड यूनियनों को मजबूती दी ताकि गरीब की आवाज दबाई न जा सके। अगले 5 मिनट में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने भारत की नदियों और पैसों आरबीआई को कंट्रोल करने की व्यवस्था बनाई। भाग 2। आधुनिक भारत की आर्थिक नींव। समय 5 से 10 मिनट। मुद्रा विशेषज्ञ। आज हमारी जेब में जो रुपया है, उसकी स्थिरता के पीछे बाबा साहेब का दिमाग है। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी थीसिस लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी। इसी शोध पत्र के आधार पर हिल्टन यंग कमीशन ने सिफारिश की और 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हुई। महत्व, वो केवल एक वकील नहीं, बल्कि उस दौर के सबसे बड़े अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट थे। जल नीति। आज भारत में जो बड़ी सिंचाई और बिजली परियोजनाएं हैं, जैसे दामोदर घाटी, हीराकुंड बांध, सोन नदी योजना, उनका मास्टर प्लान बाबा साहेब ने ही तैयार किया था। उन्होंने सेंट्रल वाटर कमीशन की स्थापना की ताकि भारत की नदियों का पानी व्यर्थ न जाए और किसानों के खेतों तक पहुंचे। ग्रिड सिस्टम। भारत में बिजली के नेशनल ग्रिड की कल्पना भी उनकी ही थी, ताकि पूरे देश में समान रूप से ऊर्जा पहुंच सके। राष्ट्रवाद का सही अर्थ। बाबा साहेब के लिए राष्ट्र निर्माण का मतलब केवल सीमाएं सुरक्षित करना नहीं था, बल्कि सीमाओं के भीतर रहने वाले हर इंसान को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना था। उनका नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, केवल राजनीति के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक उन्नति के लिए भी था। समापन। तो अगली बार जब आप अपने ऑफिस से 8 घंटे काम करके निकले या बैंक से पैसे निकालें, तो याद रखिएगा कि एक महान व्यक्ति ने लंदन और कोलंबिया में अपनी रातों की नींद उड़ाई थी ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। जय भीम, जय भारत। भाग 2। शिक्षा की मशाल और नारी मुक्ति का संघर्ष। नमो बुद्धाय। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये केवल कहा नहीं, बल्कि करके दिखाया। उन्होंने शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे चरित्र निर्माण और गुलामी की जंजीरें तोड़ने का हथियार बनाया। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी। 1945 में उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज और औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज खोला ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी विश्वस्तरीय शिक्षा पा सके। खुद का उदाहरण। बाबा साहेब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कई पीएचडी की। वो दिन में 18-18 घंटे पढ़ते थे। उनकी निजी लाइब्रेरी राजगृह में 50,000 से ज्यादा किताबें थीं, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी थी। संदेश। वो चाहते थे कि दलित और वंचित समाज केवल राजनीति में न जाए, बल्कि जज, डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बने। छात्रवृत्ति। आज जो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिलती है, उसकी शुरुआत बाबा साहेब ने की थी। उन्होंने ही वायसराय की काउंसिल में रहकर पिछड़ों के लिए शिक्षा के बजट की वकालत की। अगले 5 मिनट। नारी अधिकारों के मुक्तिदाता। ऐतिहासिक संघर्ष। बाबा साहेब का मानना था कि मैं किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। 1951 में उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया। ये बिल महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। अधिकारों की बात। इस बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार और गोद लेने का अधिकार दिलाने की कोशिश की।
जब संसद में इस बिल का विरोध हुआ तो उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पद के बजाय महिलाओं के सम्मान को चुना। आर्थिक समानता। बाबा साहेब ने ही यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर काम के लिए बराबर वेतन मिलना चाहिए। इससे पहले महिलाओं को उसी काम के लिए बहुत कम पैसे दिए जाते थे। वोट का अधिकार। दुनिया के कई विकसित देशों में महिलाओं को वोट देने के लिए दशकों तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाबा साहेब ने भारत के संविधान के जरिए पहले ही दिन से हर महिला को एक वोट, एक मूल्य का अधिकार दिया। महिलाओं से आह्वान। बाबा साहेब ने महिलाओं से कहा था, साफ सुथरी रहो, शिक्षित बनो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। उन्हें महापुरुषों की कहानियां सुनाओ ताकि उनके भीतर आत्म सम्मान जागे। आज भारत की हर शिक्षित महिला, चाहे वो किसी भी पद पर हो, कहीं न कहीं बाबा साहेब की ऋणी है। समापन। शिक्षा और समानता की यह मशाल हमें बुझने नहीं देनी है। जय भीम। भाग 3। लोकतंत्र की रक्षा और राष्ट्रवाद का सच्चा अर्थ। नमो बुद्धाय। अक्सर लोग कहते हैं कि संविधान केवल एक कानूनी किताब है, लेकिन बाबा साहेब ने कहा था, संविधान केवल एक वकील का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। आज की रिकॉर्डिंग में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने हमारे लोकतंत्र को तानाशाही से बचाने के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया। समानता का मूल्य। संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में उन्होंने चेतावनी दी थी कि हमने राजनीति में तो एक व्यक्ति, एक वोट से समानता पाली है, लेकिन अगर हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता रही तो ये लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। 2 बजे। 4 ओएलओच। अधिकार बनाम कर्तव्य। मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। बाबा साहेब ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। क्यों? क्योंकि यह आम नागरिक को यह शक्ति देता है कि यदि सरकार भी उसके अधिकारों का हनन करे तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उन्होंने न्यायपालिका को इतना स्वतंत्र बनाया कि वो किसी भी ताकतवर नेता के सामने झुकने को मजबूर ना हो। विविधता में एकता। बाबा साहेब ने भारत की अखंडता के लिए बहुत पहले ही उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के भाषाई विवादों को सुलझाने के सूत्र दिए थे। उनका मानना था कि राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब न्याय की भाषा आम आदमी की भाषा होगी। अगले 5 मिनट। सच्चा राष्ट्रवाद और आधुनिक विचार। देश पहले एक समय ऐसा था जब बाबा साहेब पर आरोप लगाए गए कि वह केवल अपने वर्ग की बात करते हैं। तब उन्होंने दहाड़ते हुए कहा था, मेरी वफादारी इस देश के प्रति किसी भी अन्य नेता से कम नहीं है। मैं पहले भी भारतीय हूं और अंत में भी भारतीय ही रहूंगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्ची देशभक्ति वह है जो समाज के अंतिम व्यक्ति को सम्मान दिलाए। व्यक्ति पूजा का विरोध। बाबा साहेब ने लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि राजनीति में भक्ति या व्यक्ति पूजा तानाशाही का सीधा रास्ता है। उन्होंने युवाओं से कहा था कि अपने अधिकारों को किसी भी नेता के चरणों में न बिछाएं, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो। संविधान को किसी व्यक्ति से ऊपर रखना ही असली लोकतंत्र है। 8:30 10 ओएलओच। निष्कर्ष। आधुनिक भारत का संकल्प। आज की प्रासंगिकता। आज जब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर गर्व करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह इमारत उन ईंटों पर खड़ी है जो बाबा साहेब ने अपने खून पसीने से चुनी थी। उन्होंने हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का त्रिकोण दिया। समापन। संविधान की रक्षा करना केवल वकीलों का काम नहीं है, ये हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो खुद को आजाद मानता है। लोकतंत्र की इस मशाल को थामे रखिए। जय भीम, जय भारत। भाग 3। लोकतंत्र की रक्षा और राष्ट्रवाद का सच्चा अर्थ। नमो बुद्धाय। अक्सर लोग कहते हैं कि संविधान केवल एक कानूनी किताब है, लेकिन बाबा साहेब ने कहा था, संविधान केवल एक वकील का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। आज की रिकॉर्डिंग में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने हमारे लोकतंत्र को तानाशाही से बचाने के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया। समानता का मूल्य। संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में उन्होंने चेतावनी दी थी कि हमने राजनीति में तो एक व्यक्ति, एक वोट से समानता पाली है, लेकिन अगर हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता रही तो ये लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। 2 बजे। 4 ओएलओच। अधिकार बनाम कर्तव्य। मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। बाबा साहेब ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। क्यों? क्योंकि यह आम नागरिक को यह शक्ति देता है कि यदि सरकार भी उसके अधिकारों का हनन करे तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उन्होंने न्यायपालिका को इतना स्वतंत्र बनाया कि वो किसी भी ताकतवर नेता के सामने
झुकने को मजबूर ना हो, विविधता में एकता। बाबा साहेब ने भारत की अखंडता के लिए बहुत पहले ही उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के भाषाई विवादों को सुलझाने के सूत्र दिए थे। उनका मानना था कि राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब न्याय की भाषा आम आदमी की भाषा होगी। अगले 5 मिनट सच्चा राष्ट्रवाद और आधुनिक विचार। देश पहले एक समय ऐसा था जब बाबा साहेब पर आरोप लगाए गए कि वह केवल अपने वर्ग की बात करते हैं। तब उन्होंने दहाड़ते हुए कहा था, मेरी वफादारी इस देश के प्रति किसी भी अन्य नेता से कम नहीं है। मैं पहले भी भारतीय हूं और अंत में भी भारतीय ही रहूंगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्ची देशभक्ति वह है जो समाज के अंतिम व्यक्ति को सम्मान दिलाए। व्यक्ति पूजा का विरोध। बाबा साहेब ने लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि राजनीति में भक्ति या व्यक्ति पूजा तानाशाही का सीधा रास्ता है। उन्होंने युवाओं से कहा था कि अपने अधिकारों को किसी भी नेता के चरणों में न बिछाएं, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो। संविधान को किसी व्यक्ति से ऊपर रखना ही असली लोकतंत्र है। साढ़े 8 ओएलोच निष्कर्ष। आधुनिक भारत का संकल्प। आज की प्रासंगिकता। आज जब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर गर्व करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह इमारत उन ईंटों पर खड़ी है जो बाबा साहेब ने अपने खून पसीने से चुनी थी। उन्होंने हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का त्रिकोण दिया। समापन। संविधान की रक्षा करना केवल वकीलों का काम नहीं है। ये हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो खुद को आजाद मानता है। लोकतंत्र की इस मशाल को थामे रखिए। जय भीम, जय भारत। भाग 4। वैश्विक दूरदर्शी और रक्षा नीति के नमो बुद्धाय। हम बाबा साहेब को समाजशास्त्री और संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो भारत की विदेश नीति के सबसे तीखे विश्लेषक भी थे? आज के इस भाग में हम जानेंगे कि 1950 के दशक में ही बाबा साहेब ने उन खतरों को भांप लिया था जिनसे भारत आज भी जूझ रहा है। ऐतिहासिक चेतावनी। 1954 में जब भारत पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा था, तब बाबा साहेब ने संसद में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि चीन की विस्तारवादी नीति पर भरोसा करना भारत की बड़ी भूल हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि साम्यवादी चीन के साथ दोस्ती करते समय हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना चाहिए। आज की सीमा परिस्थितियां उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है। नैतिक दृष्टिकोण। बाबा साहेब ने तिब्बत की स्वायत्तता का समर्थन किया था। उनका मानना था कि यदि तिब्बत एक स्वतंत्र बफर स्टेट रहता है, तो भारत और चीन के बीच कभी सीधा टकराव नहीं होगा। उनके विचार आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के छात्रों के लिए शोध का विषय है। अगले 5 मिनट रक्षा, परमाणु नीति और कश्मीर। 5 बजे 7 ओएलोच कश्मीर और सुरक्षा परिषद। 2 टूक राय कश्मीर मुद्दे पर। बाबा साहेब की राय बहुत स्पष्ट थी। वो चाहते थे कि इस मसले को संयुक्त राष्ट्र यूएन में ले जाने के बजाय भारत को इसे अपनी संप्रभुता और मजबूती के साथ हल करना चाहिए। उनका मानना था कि किसी भी देश की सुरक्षा उसकी सेना की मजबूती और स्पष्ट विदेश नीति पर निर्भर करती है। सेना का आधुनिकीकरण। वायसराय की काउंसिल के सदस्य के रूप में बाबा साहेब ने भारतीय सैनिकों की सुविधाओं और उनके वेतन में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए थे। वो जानते थे कि एक भूखा या असंतुष्ट सैनिक राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को सेना में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए महार रेजिमेंट के महत्व को भी रेखांकित किया था। लोकतंत्र और सेना। बाबा साहेब ने कहा था कि सेना को हमेशा नागरिक सरकार के अधीन रहना चाहिए, लेकिन सरकार को सेना की जरूरतों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके लिए राष्ट्र की रक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि कूटनीति और मजबूत इच्छाशक्ति से होती थी। समापन। एक ऐसा नेता जिसने घर के भीतर समानता की लड़ाई लड़ी, वही बाहर की दुनिया में भारत के स्वाभिमान का सबसे बड़ा रक्षक भी था। जय भीम, जय भारत। भाग 5। वैचारिक क्रांति और धम्म का मार्ग। कुल नमो बुद्धाय। बाबा साहेब ने 1935 में येवला की धरती पर एक प्रतिज्ञा की थी, मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। यह कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी वैचारिक क्रांति की शुरुआत थी। आज के अंतिम भाग में हम जानेंगे कि क्यों बाबा साहेब ने करोड़ों लोगों को एक नया जीवन मार्ग दिया। मकसद। उनका उद्देश्य केवल पूजा करने का तरीका बदलना नहीं था, बल्कि इंसान को इंसान के रूप में पहचान दिलाना था। तर्क। बाबा साहेब ने कहा था कि गुलामी को गुलामी का एहसास करा दो, तो वो खुद अपनी जंजीरें तोड़ देगा। उन्हें लगा कि जिस व्यवस्था में इंसान को छूना पाप है, वहां सम्मान कभी नहीं मिल सकता।
उन्होंने बुद्ध के मार्ग को इसलिए चुना क्योंकि बुद्ध का मार्ग प्रज्ञा, बुद्धि, करुणा, दया और समता, समानता पर आधारित है। शिक्षा। उन्होंने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी, जो वास्तव में अंधविश्वास और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस थी। उन्होंने कहा कि अब किसी देवी देवता के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और बुद्धि के भरोसे जीना सीखो। अगले 5 मिनट। 14 अक्टूबर 1956। एक नई सुबह महासंगम। 14 अक्टूबर 1956, नागपुर की दीक्षा भूमि। लाखों की संख्या में लोग सफेद वस्त्र पहनकर जुटे थे। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी एक व्यक्ति के कहने पर लाखों लोगों ने एक साथ धर्म परिवर्तन किया हो। ये रक्तहीन क्रांति थी। बुद्ध धम्म ही क्यों? बाबा साहेब ने दुनिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया था। उन्होंने बुद्ध को इसलिए चुना क्योंकि बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है, वो तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। आत्मसम्मान की वापसी। धम्म अपनाने के बाद सदियों से अछूत कहे जाने वाले लोगों के भीतर का डर खत्म हो गया। उनके सिर ऊंचे हो गए। उन्होंने पढ़ाई की, ऊंचे पदों पर पहुंचे और समाज को दिखाया कि जब मानसिकता बदलती है तो किस्मत अपने आप बदल जाती है। अब दीपो भवा बाबा साहेब का अंतिम संदेश था, अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने हमें संविधान के जरिए कानूनन आजाद किया और धम्म के जरिए मानसिक रूप से आजाद किया। समापन। आज बाबा साहेब हमारे बीच सशरीर नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका संविधान और उनका धम्म हमें हर पल रास्ता दिखाते रहेंगे। आइए संकल्प लें कि हम केवल उनकी मूर्तियां नहीं पूजेंगे, बल्कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर एक शिक्षित और समर्थ भारत बनाएंगे। जय भीम।